Hello students, I am Dr. Lalita Yadav from Hari Science and Maths Academy. Yesterday we were discussing the first chapter of biology, that is basis of classification. In the basis of classification we discussed why we need classification, what is binomial nomenclature, what is taxonomy, and what is the hierarchy of classification. Today we discuss the history of classification. क्लासिफिकेशन की क्या हिस्ट्री रही है वो डिस्कस करेंगे आज। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनको बायोलॉजी फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, दैट इज एरिस्टोटल, राइट। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। उन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन को दो पार्ट्स में, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया था, दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। किसने किया था? जो फादर ऑफ बायोलॉजी थे, दैट इज एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया दो पार्ट्स में, वन इज प्लांट्स एंड अनदर वन इज एनिमल्स। अब प्लांट्स का भी जो फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया, दैट इज बेस्ड ऑन स्टेम्स। प्लांट्स को भी जो फर्दर उन्होंने क्लासिफाई किया था, दैट इज बेस्ड ऑन स्टेम्स। बेस्ड ऑन स्टेम्स में उन्होंने तीन पार्ट्स में प्लांट्स को डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज हर्ब्स, सेकेंड वन इज shrubs, and the third one is tree, ठीक है। हर्ब्स में क्या होता है, कोई वुडी स्टेम नहीं होती, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 4th, 5th, 6th क्लास में, नो वुडी स्टेम, राइट। श्रब्स में क्या होती है, स्मॉल होती है, स्मॉल वुडी स्टेम। In case of trees, it is big woody stem, ठीक है। नाउ प्लांट्स को तो उन्होंने क्लासिफाई कर दिया बेस्ड ऑन स्टेम्स पे। स्टेम्स के बेसिस पे प्लांट्स को उन्होंने तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। And animals are classified based on their place of living. इसमें भी उन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था एनिमल्स को। फर्स्ट वन इज एरियल, living in air. Second one is aquatic, living in water. And third one is land or terrestrial, we can say it. Terrestrial animals living on land. This is the classification, first classification। सबसे अर्लीस्ट जो क्लासिफिकेशन था वो यही था, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स जो थे उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया बेस्ड ऑन स्टेम्स। बेस्ड ऑन स्टेम्स के बेसिस पे उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया बेस्ड ऑन देयर प्लेस ऑफ लिविंग। इसमें भी तीन पार्ट्स में एनिमल्स को डिवाइड किया गया। वन इज एरियल, जो हवा में रहते थे, लाइक मंकीज, बर्ड्स। एंड एक्वेटिक एनिमल्स, दे आर लिविंग ऑन वाटर, जो पानी में रहते थे, जैसे कि फिश हो गया, क्रैब हो गया। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो कि लैंड पर रहते थे, जैसे कि एलिफेंट है, लायन है एंड सो ऑन। बट ये जो क्लासिफिकेशन था, इसके अंदर बाद में बहुत सारे टेक्सोनॉमिस्ट ने क्या किया, फर्दर मॉडिफिकेशंस किया। उसके बाद क्लासिफिकेशन आया
two kingdom classification that is given by, उसके बाद एरिस्टोटल वाले जो अर्लीस्ट, ये अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था। इसके बाद क्लासिफिकेशन आया जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, उसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टू किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज एनिमेलिया एंड सेकेंड वन इज प्लांटे। ठीक है, सेकेंड इज टू किंगडम क्लासिफिकेशन। कल हमने पढ़ा था जो हायरार्की होती है उसमें सबसे टॉप लेवल जो है दैट इज किंगडम, वो क्या होता है, किंगडम होता है। उस किंगडम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता गया इसमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। वन इज एनिमेलिया एंड सेकेंड वन इज प्लांटे। ये क्लासिफिकेशन जो था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये था बेस्ड ऑन हाउ दे ऑब्टेन their food and their ability to move, ठीक है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो इस पर बेस्ड था कि हाउ दे ऑब्टेन देयर फूड, वो अपना खाना जो है, कल मैंने बताया था कि क्लासिफिकेशन के बहुत सारे बेस होते हैं, तो ये बेस था कि हमारे पास कि वो जो किंगडम्स हैं वो अपना खाना किस तरीके से ऑब्टेन करती हैं और वो कैसे मूव करती हैं, उनकी एबिलिटी क्या है मूव करने की। अब प्लांट्स थे वो क्या करते थे, अपना खाना खुद बनाते थे, और एनिमल्स जो थे वो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते थे। ठीक है, अब ये तो था क्लासिफिकेशन एक हो गया इसका। दूसरा कहते हैं एबिलिटी टू मूव, एनिमल्स जो है वो मूव कर सकते हैं, प्लांट्स जो है वो मूव नहीं कर सकते। इसीलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन में सिर्फ यही दो पैरामीटर्स कंसिडर किए गए, इसके बेसिस पर उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया कि वो खाना खुद बना सकते हैं और मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरी चीज है कि वो खाना नहीं बना सकते या मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद दो और क्लासिफिकेशन आए, वन इज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन के डीमेरिट्स थे कुछ, ठीक है। उसके बाद डीमेरिट्स क्या थे इसके, कि इन्होंने और फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया था, जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि सेल स्ट्रक्चर जो है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो डिफरेंट होता है। अब कुछ इसमें ऐसे भी थे एनिमेलिया के अंदर भी, और एनिमेलिया में जिसमें क्या था, सेल स्ट्रक्चर जो था वो डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट था। किसी में एक सिंगल सेल एग्जिस्ट करता था, किसी में मल्टीपल सेल्स एग्जिस्ट करते थे। तो ये इसका डीमेरिट था कि इसने सेल स्ट्रक्चर को कंसिडर नहीं किया था। डीमेरिट क्या था इसका, कि इसने सेल स्ट्रक्चर जो था उसको कंसिडर नहीं किया था। सेल स्ट्रक्चर इज नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, ये किसका डीमेरिट था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन का। सो इसको अवॉइड करने के लिए फिर टेक्सोनॉमिस्ट ने क्या किया, और स्टडी किया, फिर इसको टू किंगडम को फर्दर क्लासिफाई कर दिया थ्री किंगडम में, थ्री किंगडम से फिर मूव हो गए फोर किंगडम में। देन उसके बाद जो मोस्ट पॉपुलर हुआ दैट इज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो था दैट इज द मोस्ट पॉपुलर। फाइव किंगडम में क्या हुआ, फाइव किंगडम्स बन गए जो हमारे हायरार्की का सबसे टॉप मोस्ट लेवल था। दैट फाइव किंगडम्स आर, फर्स्ट वन इज मोनेरा, second one is Protista, third one is
fungi. Fourth one is plantae, and fifth one is Animalia. अब इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 3 पैरामीटर्स को जो कंसिडर किया गया, दैट आर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉमा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, and third one is mode of nutrition. ये 3 पैरामीटर्स जो है वो कंसिडर किए गए। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हम कल डिस्कस करेंगे कि क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टुडे वी विल डिस्कस ओनली 2 पैरामीटर्स, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ विच दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज बेस्ड। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो 3 पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड थी। वन इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, second is body organization, and third one is the mode of nutrition. Today we are discussing the mode of nutrition and the body organization, and the cellular organization will be discussed in the next lecture. So the first topic of 5 kingdom classification on which it is based is body organization. Body organization में क्या है? बॉडी देखो किस चीज की बनी है। The basic unit of our body of any living organism is cell. सेल के ऊपर बेस्ड है। अब मैंने कल भी बताया था कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कैसे होते हैं, सिंगल सेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जिसमें एक ही सेल होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल सेल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग्स में क्या है, मल्टीपल सेल्स हैं, तो वी आर कॉल्ड अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। कुछ जो है जैसे कि बैक्टीरिया है, अमीबा है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में 2 चीजें हैं। वन इज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड वन इज multicellular organism. organisms, ठीक है। अब यहाँ पैरामीटर्स जो कंसिडर किए गए, पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं? सबसे फर्स्ट पैरामीटर इज सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी। कि सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, क्या कुछ है। इसके अंदर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, ओनली वन सेल। इसमें कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल। एक सेल से ज्यादा होगा, मिलियंस भी हो सकते हैं, ठीक है, थाउजेंड्स भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। consist of more than one cell, right? Second parameter is lifespan। कि लाइफ स्पेन कितना है, ऑब्वियस सी बात है, जिसमें 1 सेल है उसका लाइफ स्पेन क्या होगा, शॉर्ट होगा। जिसके अंदर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है उसका लाइफ स्पेन कैसा होगा, लॉन्ग होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर। अब यूनिसेल्यूलर डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है कि कैसे काम करेगा। अब जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं ऑब्वियस सी बात है उसमें उसी सेल को सारा काम करना पड़ेगा। मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें क्या होगा, हर एक फंक्शन के लिए, जैसे हमारे पास ह्यूमन बीइंग इज अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, उस केस में क्या है कि
हमारे पास थिंक करने के लिए क्या है, ब्रेन है, ब्रेन में अलग सेल्स अवेलेबल है, ठीक है। बॉडी के हर एक पार्ट में अलग अलग सेल्स, जो सेल्स अवेलेबल है उनका अपना अपना डिफरेंट फंक्शंस है। तो यहाँ पर क्या मल्टी सेल्यूलर में क्या होता है, different cells are available performing the different functions. Here only one cell can perform, single cell perform all the functions. Single cell is performing all function. ठीक है, इधर है different cells are assigned to perform different functions. To perform different next is mode of reproduction. कल हमने पढ़ा था ना कि हाउ दे विल रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स, ये भी क्या है, एक बेसिस है क्लासिफिकेशन का। वो किस में आता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। तो यूनिसेल्यूलर का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज एसेक्सुअल, और जो मल्टी सेल्यूलर का है हियर इट इज बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इज एज आई टोल्ड यू अमीबा, बैक्टीरिया, yeast, etc. ठीक है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक dogs, cats, fish, etc. This is the body organization. ठीक है, now the second parameter which is considered for the 5 kingdom classification is the mode of nutrition. As I told you, there are 2 types of mode of nutrition. One is autotroph and second one is heterotroph. Hope this you already studied in class 6th and 5th also. So the autotrophs are the organisms which produce their own food, जो अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं, that organisms या those organisms are known as autotrophs. heterotrophs वो organisms होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। लाइक एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज ऑटोट्रॉफ के लिए क्या है, प्लांट्स। प्लांट्स जो है वो अपना खाना क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, नॉट ऑल द प्लांट्स बट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स मेक्स देयर फूड बाय ओन, सो they are the best example of autotrophs. What about the heterotrophs? Those who dependent on the others for their food habits, for their food, they are known as heterotrophs. Example, the best example is animals. So the next is modes of nutrition. It is of 2 types. One is autotrophs and second one is heterotrophs. ठीक है, autotrophs means produce, first point is produce their own food.
ये derive their food from plants or other animals। ठीक है, जैसे कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो हर्बीवोर हैं। हर्बीवोर हैं तो वो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो कार्निवोर है तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हर्बीवोर एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट है। अल्टीमेटली हर एक जो अपना फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरे पौधों से या फिर एनिमल्स से लेता है, दैट इज नोन एज हेट्रोट्रॉफ। जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे आर नोन एज हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज, अब ये खाना अपना कैसे बनाते हैं? खुद से, क्योंकि प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स। के पास सुना है एक क्लोरोफिल नाम का सब्सटेंस होता है उनके लिव्स में। विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है वो उनके लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ये जो है इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, डू नॉट हैव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए वो अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, उसमें कुछ प्लांट्स भी आते हैं। थर्ड वन इज दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो पैदा करने वाला है या बनाने वाला है। ठीक है, जो प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। एंड हियर जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दे आर नोन एज कंज्यूमर्स। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? कंज्यूमर्स कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट इज दे आर ऑटोट्रॉफ्स आर स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, दे आर फिक्स्ड, आर स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है फिक्स है। पौधों को कभी मूव करते हुए देखा है? नहीं देखा। ठीक है, इसीलिए जब वो अपना खाना खुद बना सकते हैं तो उन्हें किसी चीज इधर से एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेशनरी हैं। दे हैव मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब है मूव करना। वो क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, किसके लिए? अपने खाने की डिपेंडेंसी को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब वो खाना बनाने के लिए यूज करते हैं किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, और वाइल हेट्रोट्रॉफ्स यूज O2, ऑक्सीजन को यूज करेंगे और रिलीज करेंगे किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। सिक्स्थ पॉइंट अगर हम लिखें तो एग्जाम्पल इज मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। मोस्ट ऑफ द, only very few plants are there which are not able to prepare their food due to absence of chlorophyll. Here example is animals. This is the mode of nutrition. Now the third parameter on which the 5 kingdom classification is done, that is cellular organization. In cellular organization, I can briefly tell you there are two types of cells. One is prokaryotic cell, prokaryotes, and another one is eukaryotes, that we discuss
that we will discuss in the next lecture of the chapter Basis of Classification Part 3. For today, that is all. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Thank you.